आप देख रहे हैं चुनाव एक्सप्रेस में हुआ आपके साथ अमित गर्ग शुक्ला। आज हमारी चुनाव एक्सप्रेस आप पहुंचे है सुल्तानपुर, जहां पर पब्लिक के मुद्दे क्या हैं, उसका मूड क्या है, वो हम जानेंगे। लेकिन सबसे पहले आपको बता देते हैं कि किन सवालों के इर्द गिर्द आज हम चर्चा को आगे बढ़ाने वाले हैं। सुल्तानपुर सीट सियासी मायनों में बेहद अहम मानी जाती है। 2014 से बीजेपी के कब्जे वाली सीट पर बीजेपी ने अपने सबसे सीनियर सांसदों में से एक मेनका गांधी जी पर एक बार फिर से दांव आजमाया है। हालांकि इस सीट पर कांग्रेस काफी बार जीत चुकी है, लेकिन इस बार मेनका गांधी की टक्कर समाजवादी पार्टी या बीएसपी के साथ मानी जा रही है, क्योंकि कांग्रेस और एसपी यहां पर गठबंधन में हैं। 80% हिंदू और 20% मुस्लिम वोटर्स वाली सीट पर बीजेपी का पलड़ा भारी लगता है, लेकिन यादव मुस्लिम कार्ड के सहारे एसपी और मुस्लिम दलित कार्ड के सहारे बीएसपी सुल्तानपुर की सियासी बाजी को पलट भी सकते हैं। उधर सियासी हलकों की बात करें तो जेल से बाहर आते ही केजरीवाल ने चुनावी लड़ाई में पीएम मोदी की उम्र को हथियार बनाने की कोशिश की, तो अमित शाह ने उसी तीखे सुर में पलटवार भी कर दिया है। आज चुनाव एक्सप्रेस में इन्हीं मुद्दों के इर्द गिर्द चर्चा को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन सबसे पहले आपको एक रिपोर्ट दिखा दें। जितेंद्र जी, लेकिन आज 10 साल बाद मोदी जी भावुक होकर कहते हैं कि मुझे मां गंगा ने गोद ले लिया है। समस्त भारतवर्ष की और मोदी जी की भी मां समान गंगा की आरती में विश्व भर के श्रद्धालु धन्य धन्य हो जाते हैं। एक तरफ सुंदरता आभार, दूसरी तरफ सुविधाएं शानदार, तभी तो देश कहता है फिर एक बार। मेहमानों का परिचय आपसे करवाएं, साथ ही साथ सुल्तानपुर की जनता से आपको रूबरू करवाएं। उससे पहले हम तस्वीर आपको वाराणसी की दिखा रहे हैं, जहां पर इस वक्त गंगा आरती के बाद ड्रोन शो हो रहा है और उसे देख रहे हैं गृह मंत्री अमित शाह। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी को 13 तारीख को यहां पर पहुंचना है रोड शो करने के लिए। 14 तारीख को अपना नामांकन करेंगे। उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह वाराणसी पहुंचे हुए हैं, तमाम तैयारियों को बारीकी से देखने के लिए, उनको परखने के लिए, उनका निरीक्षण करने के लिए, और इसी क्रम में इस वक्त वो मां गंगा की आरती में शामिल हुए हैं। उसके बाद ड्रोन शो भी देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी तीसरी बार काशी के रण से उतरे हैं। 13 तारीख को जब वो रोड शो करेंगे, उसके जरिए पूरे पूर्वांचल को साधने की कोशिश होगी। 14 को नॉमिनेशन करेंगे, तो उनकी बातों में जो अहम बातें रहेंगी वो भी देखना बहुत दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि 2014 में प्रधानमंत्री मोदी ने जब काशी की धरती पर पैर रखा था, तब उन्होंने कहा था कि मुझे मां गंगा ने बुलाया है। काशी में बीते बस 10 बरस में जो बदलाव आया है, जिक्र उसका भी होगा। आगे का जो रोड मैप है, जिक्र उसका भी होगा। लेकिन उससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ये सुनिश्चित कर लेना चाहते हैं कि यहां पर तमाम तैयारियां पूरी तरीके से मुकम्मल रहें, कहीं पर कोई कोर कसर न रहने पाए। इसी क्रम में इस वक्त वो काशी में मां गंगा की आरती में शामिल हुए हैं, घाटों पर बैठे हुए हैं। वहां पर जो लेजर शो चल रहा है, जो ड्रोन शो चल रहा है, उसको देखने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इसके जरिए काशी की विकास गाथा को भी बताया जा रहा है। काशी का जो सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व है, उसका भी जिक्र हो रहा है, उसको भी दर्शाया जा रहा है, उसी को निहार रहे हैं। हमारे साथ जो खास मेहमान यहां पर हैं, उनसे आपका परिचय करवाएंगे। उससे पहले जोरदार तालियां एक बार सुल्तानपुर की जनता के लिए। आप सब लोग अपने लिए तालियां बजाइए, अपने अपने सवाल भी तैयार रखिएगा, आपके पास आएंगे। उससे पहले मेहमानों का परिचय आपसे करवा देते हैं। हमारे साथ जितेंद्र श्रीवास्तव साहब हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका चर्चा में आने के लिए। अली रिजवान राणा जी हमारे साथ हैं, बीएसपी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है अली साहब आपका। और भारतीय जनता पार्टी से प्रदीप शुक्ला साहब हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है प्रदीप जी आपका भी चर्चा में आने के लिए। अमोल वाजपेयी साहब हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखेंगे, बहुत स्वागत है अमोल जी आपका भी। प्रोफेसर निशा सिंह जी हैं, समाज सेविका भी हैं। राणा प्रताप इंग्लिश डिपार्टमेंट एचओडी पीजी कॉलेज सुल्तानपुर से आप हैं, बहुत स्वागत है मैम आपका भी चर्चा में शामिल होने के लिए। शुरुआत में प्रदीप शुक्ला जी आपसे ही कर रहा हूं, चूंकि बीते 10 बरस से सीट आपके कब्जे में है। पहले वरुण गांधी और मेनका जी, इस बार फिर से आपने उनको प्रत्याशी बनाया है, तो आप जाहिर सी बात है कि अपनी उपलब्धियों के आधार पर ही जनता के बीच में जा रहे होंगे। 5 बड़ी बातें जो आप प्रमुखता से जनता के बीच में रख रहे हैं। देखिए, एक सांसद के नाते हमारी सांसद और हमारी वर्तमान प्रत्याशी श्रीमती मेनका संजय गांधी जी ने सुल्तानपुर के सौंदर्यीकरण के लिए और सुल्तानपुर के विकास के लिए 3800 करोड़ रुपए की योजनाएं वो लाई। और सबसे बड़ी बात, बिना जात बिना धर्म मेरा मतदाता है कि नहीं, जो भी उनके दरवाजे पर पहुंचा है सबका उन्होंने काम करने का प्रयास किया है। ऐसे ही सुल्तानपुर एक ऐसा जनपद है जहां पर 2 केवी के हैं, किसी भी जनपद में 2 केवी के नहीं है। जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना, पॉलिटेक्निक कॉलेज की स्थापना, शहर में जाम की समस्या से पूरा शहर जूझ रहा था, उसके लिए उसका विस्तारीकरण, पार्किंग की एक अलग व्यवस्था, हॉस्पिटल में डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में अपग्रेड कराना,
और कोरोना के संकट में 2 ऑक्सीजन प्लांट सुल्तानपुर को दिलाना, ये बहुत बड़ी बात हमारे सांसद की उपलब्धि रही है। आगे भी हमारी सांसद निष्पक्षतापूर्ण ढंग से, बिना किसी भेदभाव के, आगे भी वो विकास और सुशासन के संकल्प के आधार पर ही वो सुल्तानपुर में फिर से चुनाव लड़ने आए। ओके, आपका पक्ष, उनके तो दावे हो गए जो 10 बरस में काम किए गए हैं वो उनकी तरफ से गिनाए गए। आपके वादे होंगे कि अगर आप आएंगे तो क्या करेंगे? 5 वादे जो आप जनता के बीच में रख रहे हैं। हमारे वादे माननीय राहुल जी ने, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी ने पहले बताया कि ये चुनाव अन्याय और न्याय के बीच का चुनाव है। हम 5 न्याय लेके आए हैं जिसमें पूरे भारत की जनता को हमने समाहित किया है। वो चाहे यहाँ का अन्नदाता किसान हो, हम किसान न्याय, युवा बेरोजगार जो है उसके लिए युवा न्याय, श्रमिक न्याय, जिन मजदूरों को कोरोना काल में कानून बनाकर परिवर्तन करके उनकी मांगों को खत्म किया गया उसके लिए श्रमिक न्याय, महिला के न्याय। आप देख लीजिए प्रज्वल रवन्ना वाला। अभी मत जाइए रवन्ना पे, अभी मत जाइए। मैंने आपसे मैं सवाल किया तो पूरे देश का बता दिया। सुल्तानपुर के लिए आपके रोड मैप में क्या है? सुल्तानपुर के रोड मैप में ये 5 हमने आपको न्याय बताया। देश के लिए वही हमारी न्याय गारंटी जो है वही है। ये चुनाव जो है न्याय और अन्याय के बीच का है। कांग्रेस पार्टी 5 न्याय को लेकर जनता के बीच में है। पूरे देश में हम जीतेंगे। आरोप प्रत्यारोप पर आइएगा, मैं आऊंगा। रेवन्ना पे भी सवाल आप उनसे करिएगा। नहीं, एक सेकंड, पहले मैं चर्चा में बीएसपी को भी शामिल कर लूं। आपके भी 5 वादे होंगे क्योंकि लड़ाई में आप भी हैं। वो 5 बड़ी बातें जो आप पब्लिक के बीच में रख रहे हैं। देखिए, पहले तो मैं यहाँ सुल्तानपुर की बहुत ही ऐतिहासिक जनता को संवैधानिक जय भीम करते हुए मैं अपनी बात करना चाहूंगा, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी न वादे करती है न कोई गारंटी लेती है। सरकार बनाने के बाद काम करने में विश्वास करती है और सुल्तानपुर जिले में बहुजन समाज पार्टी ने बहन कुमारी मायावती जी के नेतृत्व में ऐतिहासिक काम करने का काम किया है। अभी हमारे बड़े भाई कह रहे थे कि 38 काम किया है। मैं इनको चुनौती देता हूं, ये सुल्तानपुर जिले में 3 काम गिनाए जो जनता से सरोकार करते हो। एक जनता से पूछिए जो काम बता सके इनका। जनता से सरोकार वाले मुद्दे नहीं है, इनकी फर्जी गारंटी, उनके फर्जी वादे, इनसे जनता ऊब चुकी है। जनता यहाँ के बेटे को प्रतिनिधित्व देना चाहती है। यहाँ का बेटा उदयराज वर्मा है, ये सब बाहरी हैं। एक नेपाल के बॉर्डर से प्रत्याशी लाए हैं और एक दिल्ली से ला गए हैं। 15 सालों से जनता यहाँ ठगी जा चुकी है, अब वो ठगी से बाहर आना चाहती है। उदयराज वर्मा को यहाँ का सांसद चुन चुकी है। वो बाहरी नहीं है, इस आधार पर आपको लग रहा है, हाँ वही मतलब, वो लग रहा है कि वो बाहरी नहीं, इस वजह से वो आपको जीत दिलाएंगे। सर, जितने वादे और दावे किए जा रहे हैं, एक तरफ ये कहा जा रहा है कि 10 बरस की हमारी उपलब्धियां हैं और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि 5 न्याय 25 गारंटी लेकर हम आए हैं। बीएसपी के नेता साहब कह रहे हैं कि वादे और दावे से इतर हमने तय कर रखा है कि हम सुल्तानपुर के लिए क्या करेंगे। पब्लिक के बीच में आप इन्हीं मुद्दों को पा रहे हैं या पब्लिक कुछ और मन बनाए बैठी है, उसके बीच चर्चा कुछ और हो रही है? दरअसल ये सुल्तानपुर जिला जो है उद्योग विहीन है। आज से कई दशक पहले एक चीनी मिल लगी थी, इसके बाद वहां कुछ हुआ नहीं, वो भी रुगड़ पड़ी है। होता क्या है कि जब चुनाव का टाइम आता है तो लोग अपनी गुणा गणित और भाग लगाने लगते हैं। ये नेता तो चुनाव के बाद एक साथ बैठ के पार्टी करेंगे, लेकिन जब ये जनता जाएगी ये कहने कि गोमती नदी हमारी साफ क्यों नहीं हुई, हमारे यहां कोई उद्योग क्यों नहीं लगा, या जो यहां पर मूलभूत जरूरतें हैं वो क्यों पूरी नहीं हो रही हैं, तो ये सारी बातें खत्म हो गई। आज अवसर है जनता को इनसे जवाब पूछने, इनसे सवाल कर, इनसे सवाल। मैं पब्लिक के लिए डिबेट को ओपन करूंगा, उससे पहले मैं आपका रिएक्शन चाहूंगा। युवाओं को खासा तरजीह दी जा रही है। इस बार चुनाव में सबसे ज्यादा चर्चा युवाओं की हो रही है, चाहे सत्ता पक्ष वाले हों या विपक्ष वाले हों, सबको लग रहा है कि युवा वोटर्स हमारे साथ है। आप एक प्रोफेसर हैं, बच्चों के बीच में निरंतर आप रहती हैं। युवा किन मुद्दों को लेकर चर्चा कर रहा है, किस तरीके का सुल्तानपुर युवा चाहता है? युवा यहाँ पे रोजगार की बात करता है। सुल्तानपुर में विशेष रूप से अभी भाई साहब ने बताया कि इंडस्ट्रीज का बहुत अभाव है। कई सारी पार्टियां, अभी कांग्रेस पार्टी भी दावे कर रही है, बहुत सारे न्याय की बात कर रही है और भाजपा भी बातें कर रही है। तो निश्चित रूप से इन पिछले 10 सालों में विकास हुआ, इसको कोई नकार नहीं सकता। मेनका गांधी जी जो सांसद हैं, उन्होंने इस जिले में, शहर में जो सड़कों पे काम किया, इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम किया, वो बिल्कुल वंदनीय है, निष्पक्ष होकर अगर देखा जाए। लेकिन जो युवा है उसे रोजगार की बात करनी है और सुल्तानपुर में सबसे बड़ा अभाव है इंडस्ट्रीज का। ना ही तो बिग इंडस्ट्रीज है, ना ही तो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज है, तो उसकी बहुत आवश्यकता है। यहाँ पे बगल अमेठी में अगर इंडस्ट्रीज है तो सुल्तानपुर अलग होने के बाद, अमेठी का अलग होने के बाद सुल्तानपुर बिल्कुल पीछे छूट जा रहा है। रोजगार, नौकरी, इंडस्ट्री,
मैं आप सबसे रिएक्शन लूंगा, लेकिन डिबेट को मैं पब्लिक के लिए ओपन कर रहा हूं। मैं आप सबके पास आऊंगा, शालीनता से अपने सवाल करेगा और उसके बाद उसका जवाब भी सुनिएगा। बताइए भाई साहब क्या सवाल? देखिए, सुल्तानपुर की मेन जो समस्या है वो समस्या है हर जिले की बेरोजगारी, मरता हुआ व्यापार, नौजवानों को न रोजगार, न शिक्षा की सही व्यवस्था, शिक्षा का प्राइवेटकरण हो जाना, शिक्षा महंगी हो जाना। उसके बाद जैसे कि आदरणीय मैम ने कहा कि मेनका जी का रोड का इसे विकास वंदनीय है, तो उन्होंने रोड के नाम पे भले विकास को जोड़ा हो, लेकिन अच्छा रोड पाने का अधिकार हमारा फर्ज है। हम रोड टैक्स देते हैं और सरकारों का फर्ज आपका अधिकार है, आपका अधिकार है। रोजगार आपने सवाल किया, महंगी शिक्षा। जी आप जी मेरा मुद्दा है कि शहर में घटता जल स्तर के लिए सरकार क्या कर रही है और क्या मेनका जी या किसी ने भी क्या किया। आप खुद देख रहे होंगे कि पानी की समस्या सबसे ज्यादा हर जिलों में, हर शहर में बढ़ती जा रही है। पानी की समस्या के समाधान के लिए क्या हो रहा है? जी आप। हमारे शहर में जाम की समस्या सबसे ज्यादा है। पिछले सरकार 10 साल से भाजपा सरकार में, इनसे पूछना चाहता जाम के लिए मेनका गांधी ने क्या किया? जाम की समस्या, पानी की समस्या, रोजगार, नौकरी की समस्या। पहले हम जाम की समस्या पे बात करते हैं। जाम की समस्या पे एक सेकंड, आपस में बहसबाजी नहीं। यहाँ पर सुल्तानपुर के ही मतदाता हैं सब, और मेनका जी ने बहुत ही सुंदर पहल किया है। सड़कों का चौड़ीकरण, डिवाइडर बनवाना, जो ठेले गुमटे वाले थे उनके लिए अलग स्थान चयनित करके उनको दुकान अलॉट करवाना, ऐसे ही जाम से मुक्ति के लिए शहर जो जाम से करा रहा था, जिसकी चर्चा वो कर रहे थे कभी, उससे मुक्ति के लिए एक बहुत बड़ी योजना पे क्रियान्वयन चल रहा है, काम चल रहा है। पानी की समस्या पे अभी हम करोड़ों परिवार को नल से जल की योजना ला करके एक बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किए हैं, जिससे हर व्यक्ति को शुद्ध पेयजल मिलने वाला है। कई कई जगहों पर तो वो शुरू भी हो गया है। महंगी शिक्षा, रोजगार। देखिए, शिक्षा महंगी नहीं है, शिक्षा सुलभ है। इसको आप महंगी नहीं, सुलभ के नजरिए से देखें तो आज प्रत्येक जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना, आईआईटी की संख्या बढ़ी, आईआईएम की संख्या बढ़ी, इंजीनियरिंग कॉलेज की संख्या बढ़ी, डिग्री कॉलेज की संख्या बढ़ी, पॉलिटेक्निक कॉलेज की संख्या बढ़ी। तो जो संख्या बढ़ी है वो शिक्षा सुलभ हुई है कि प्रत्येक नागरिक को शिक्षा मिलनी चाहिए। इसको हम मानते हैं और इसी पे कार्यक्रम आगे बढ़ाए हैं। शिक्षा सुलभ हुई। मैं इधर आ रहा हूँ। जी आप बताइए, आपका सवाल। मैं जो है गठबंधन प्रत्याशी से, जो गठबंधन के हैं, उनसे पूछना चाहता हूं कि आगे इनके लिए देश का विजन क्या है। तो कांग्रेस का इन्होंने बताया अभी, ये अमोल जी हैं, लेकिन इनका जो है नेता कौन है, इनका नेतृत्व कौन करेगा, इनका जो है गठबंधन का पीएम फेस कौन है? मेरा गठबंधन प्रत्याशी के जो यहाँ पर पैरवी करने आए हैं, आप माइक छोड़ दीजिए, उनसे ये सवाल है कि ना तो आपका नेता क्लियर है, ना आपका विजन क्लियर है। आपको देश की सुरक्षा से कोई लेना देना नहीं है। आपका जो विजन है वो कैसे इस देश को बांटा जाए, कैसे बांट के इस देश को खंड खंड किया जाए, इस पर आपका विश्वास है। राम को आप नकारते हो, फिर उसी राम के पास जाने की बात करते हो, तो आपका विजन, आपके नेता का विजन एकदम एब्सर्ड है। ओके जी आप। हाँ भाई, ये जो सभी लोगों ने कहा है, ये जो है मेनका गांधी जी इतना अच्छा काम किया कि आपसे क्या बताएं। बताइए, क्या बताएं? मतलब इतना जान लीजिए कि उन्होंने चौड़ीकरण किया और सब कुछ किया, और जान लीजिए कि इतना काम किया है कि क्या बताएं। हमारे यहाँ बराबर जाती हैं, महीने में 2 चक्कर लगाती हैं, दिल्ली से सुल्तानपुर, और इससे अच्छा क्या है? पब्लिक के बीच में रहते। जी मैम आप बताइए। मेनका गांधी ने बहुत विकास किया है शहर के लिए। सब पूरी जनता को ये बात पता है। वो चाहे जितना नकार लें, विरोध में बैठे हैं इसलिए, बाकी उन्होंने सड़कों का चौड़ीकरण, सुंदरीकरण, पार्कों की स्थापना, वेडिंग जोन, पार्किंग जोन, बस स्टॉप को वो स्थानांतरित करने वाली हैं, कर तो रही हैं। अब आगे और समय मिलेगा तो। जी आप बताइए। सांसद जी सबसे अच्छी हैं, सबकी सुनती हैं, ना जाति भाव कोई भी उनके अंदर नहीं है। ये नहीं है कि 80,000 लोगों का उन्होंने सुना है, कोई भी लोग साल लेके गया है, सबका सुनवाई। यहाँ तक कि जितने भी यहाँ पे शासन वाले हैं, पहले 7 बजे नहीं बैठते थे, अब सांसद जैसे भी आती हैं, सभी जितने भी हैं, चाहे वो डीएम, सब लोग 7 बजे अपने कुर्सी पे हो जाते हैं। सांसद जी का प्रभाव। अमोल साहब आपका जवाब। एक तो सांसद के कामकाज को भी गिनाया लोगों ने, दूसरा 2 सवाल इधर से है कि आपका नेता कौन होगा और देश के लिए आपका विजन क्या है? देखिए, नेता, अब जो दोनों लोगों ने, भाई साहब ने सवाल पूछा, वो मैं दोनों को जानता हूं। एक बड़े सौभाग्य की बात है कि डिग्री कॉलेज के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं। शायद उनको भारत के संविधान की जानकारी नहीं है।
भारत का संविधान फेडरल है कि यूनिटरी है? यहाँ नेता प्रधानमंत्री नहीं चुना जाता, यहाँ जो चुनी जाती है वो सांसद चुने जाते हैं और सांसद अपना नेता चुनता। इस व्यवस्था को जो तक संविधान में लागू है हम उसको खत्म नहीं होने देंगे। इन लोगों की सोच यही है कि संविधान किस तरीके से खत्म किया जाए, किस तरीके से जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर है उसको खत्म किया जाए, यूनिटरी स्ट्रक्चर चाहते हैं। आज स्थिति क्या है? आज स्थिति क्या है कि यहाँ की जो सांसद महोदया हैं वो सबसे वरिष्ठ सांसद हैं, मंत्री भी रह चुकी हैं, लेकिन यही यूनिटरी स्ट्रक्चर होने के नाते जो आज मोदी और भाजपा सरकार की सोच है उनको मंत्री नहीं बनाया गया, नहीं सबसे वरिष्ठ सबसे गंभीर सांसद हैं। मैं विपक्ष का होते हुए भी कह रहा हूँ। अमोल साहब 10 बरस से तो वही है सत्ता में, 10 बरस से वही सत्ता में है, तब तो संविधान और देश खत्म नहीं हो गया। इस बार ऐसा क्या होगा कि आपको लग रहा है कि संविधान खत्म हो जाए? अरे उसके कई उदाहरण हैं, चाहे दक्षिण की आवाज सुन लीजिए, चाहे इधर की अयोध्या की आवाज सुन लीजिए, चाहे जिसकी आवाज अरुण गोविल जी लड़के गए, लल्लू सिंह जी, कई लोगों ने कहा कि 400 इसलिए हमको चाहिए कि संविधान बदलना है, और हम बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के संविधान को बदलने नहीं देंगे। मोदी जी बार बार कह चुके हैं कि संविधान को अब कोई नहीं बदल सकता, बाबा साहब आ जाएं तब भी नहीं बदल सकते। उसके बावजूद क्या लगातार भ्रम फैलाया जा रहा है, या आप अपनी बात को स्पष्ट करने में नाकाम रहे? देखिए, कांग्रेस का जो आप समझिए कि उसकी कांग्रेस की जो स्थापना ही हुई थी वो भ्रम पे हुई थी। कांग्रेस तो समाप्त हो जानी चाहिए थी। इसको कांग्रेस के संस्थापक ने कहा कि देश जब आजाद हो गया तो कांग्रेस समाप्त हो जानी चाहिए। संविधान कौन खत्म कर सकता है? मेरी पूर्ण बहुमत की सरकार है। अगर संविधान के साथ छेड़छाड़ करना होता या मेरे अंदर क्षमता होती तो मैं कर लिया होता। इसलिए केवल भ्रम फैला रहे हैं, ये केवल झूठ और भ्रम की राजनीति करते हैं, समाज को बांटने का काम करते हैं। मेरा एक इनसे सीधा सवाल है कि संविधान की बात तो ये करते हैं, जहां इनकी सरकार है वहां ओबीसी का आरक्षण काट के मुस्लिम आरक्षण के तुष्टीकरण की राजनीति क्यों कर रहे हैं? ये आपका जवाब? जी देखिए, भाजपा झूठ पे खड़ी पार्टी है। चाहे बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुआ भ्रष्टाचार, स्विस बैंक से 15 लाख सबके खाते में, सारा कुछ झूठ पे खड़ा है। इनसे जाके पूछिए ये कब हुआ है, कब जो है ओबीसी का आरक्षण काट के मुस्लिमों को दिया गया? ये कर्नाटक तेलंगाना में दिया नहीं, तेलंगाना में दिया। अगर आपको जानकारी हो तो आप सन 95 से चलिए, पूरा इतिहास पढ़िए। कौन था इनके अभी सहयोगी दल है आंध्र प्रदेश में, वो चंद्रबाबू नायडू, वो खुद मुस्लिमों को आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। ये सहयोगी हैं उनके, और हमारी पार्टी आपने कर्नाटका में नहीं? हमने कर्नाटका में नहीं दिया। उसके पहले देवगौड़ा जी की सरकार थी, इनके साथ खत्म कर देते नहीं, तो आप खत्म कर देते। धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए क्या? देखिए, ऐसा है, अभी विजय सिंह रघुवंशी जी भाजपा के नेता है, प्रवक्ता है, ये इन्होंने भी सवाल किया। देखिए, साजिश साफ हो गई इनकी और कांग्रेस की। इन्होंने सवाल मुझसे करना चाहिए, बहुजन समाज पार्टी के जो प्रवक्ता है, जो बात रख रहा है, उसे सवाल करना चाहिए, क्योंकि और ये सवाल कर रहे कांग्रेस से 2% वाली, जो अभी विधानसभा चुनाव में कुछ नहीं कर पाई। दूसरी चीज, सवाल बहुजन समाज पार्टी से इसलिए होना चाहिए सुल्तानपुर लोकसभा 38 में, क्योंकि लड़ाई हमारी और भाजपा की है। यहाँ पे 10 साल हमने यहाँ पे प्रतिनिधित्व किया है, हमने विकास किया है। अगर हमने नहीं किया तो हम सवाल करें, इन्होंने किया तो ये मुझसे सवाल करें। 2014 में जब आप शून्य पर पहुंच गए थे, तब भी तो आपसे सवाल किया गया होगा ना? देखिए, सवाल हमसे होना चाहिए। हमने यहाँ की जिम्मेदारी निभाई है, हमने यहाँ ओवरब्रिज बनवाए, हमने यहाँ विद्युत उपकेंद्र बनवाए, हमने यहाँ सड़कें बनवाई, हमने यहाँ शिक्षा के लिए हर दरवाजे पर प्राइमरी स्कूल पहुंचाने का काम किया। जो भी गांव चाहे 5 किलोमीटर दूर था, उसको सड़कों से जोड़ने का काम, ऐतिहासिक काम किया बहुजन समाज पार्टी सरकार ने। सवाल हमसे होना चाहिए, लेकिन एक साजिश है। देखिए कैसी साजिश चल रही है इनकी। सुल्तानपुर की एक चीज, आपका सवाल? एक मिनट, सवाल मेरा यही है, क्योंकि यहाँ पे जो लोग खड़े हैं वो सुल्तानपुर के निवासी हैं, सुल्तानपुर के रहने वाले हैं, सुल्तानपुर की तरफ से अपनी बात रख रहे हैं, तो बात यहाँ सुल्तानपुर के लोगों की होनी चाहिए। सरकार बनाने वाले लोग ऊपर बैठे हुए हैं, वहाँ बड़े प्रवक्ता है, वो बात करेंगे। यहाँ पे लोकसभा 38 सुल्तानपुर का प्रतिनिधित्व कौन करेगा, सुल्तानपुर लोकसभा कौन जीत रहा है, किसका समीकरण है, इस पर चर्चा होनी चाहिए। ये लोग घुमा रहे हैं, ये विजय रघुवंशी जी जो है घुमाने का काम कर रहे हैं। अच्छा, मायावती जी अम्बेडकर नगर से लड़ती थी तो वहीं की रहने वाली थी वो? देखिए, लड़ने की बात नहीं है, आप बाहरी यही नहीं, बहन जी ने लड़ा चुनाव, तो अम्बेडकर नगर को अम्बेडकर नगर बना दिया। आप जाएंगे तो वहाँ की सड़कों पे आपको झटके नहीं महसूस होंगे। यहाँ की सड़कों पे आपको झटके लग रहे हैं? ठीक है सर, आरक्षण वाली बात चल रही है, तो एक सवाल मैं इस पर आपसे कर रहा हूँ
क्या धर्म के आधार पर आरक्षण होना चाहिए क्या, या फिर आरक्षण पर भ्रम फैलाने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ से कहा जा रहा है कि आरक्षण को खत्म कर देंगे, 4 से ऊपर चले जाएंगे, संविधान को बदल देंगे, और दूसरी तरफ से बार बार ये कहा जा रहा है कि अब आरक्षण को कोई खत्म नहीं कर सकता, संविधान को पूरी तरीके से कोई बदल नहीं सकता। ये सही है, धर्म के आधार पर आरक्षण होना भी नहीं चाहिए। और ये नूरा कुश्ती दोनों पार्टियों में चल रही है, न इनको कोई आरक्षण पे आगे जाके करना है न कुछ करना है। सबसे बड़ी बात यह है, हम जनता के ऊपर तरस खाते हैं कि जब आपके माध्यम से हम आवाज उठा सकते हैं कि सुल्तानपुर की समस्याएं क्या हैं, तब भी वो वही कर रहे हैं, राष्ट्रीय समस्याएं और देश की सीमाएं और हिंदुत्व और ये सारी बातें हो रही। यहाँ इतनी ढेर सारी समस्याएं हैं, इस पर चर्चा होनी चाहिए। सही बात। जाम की बात तो सब करते हैं, कोई ये क्यों नहीं बात करता है कि टाटिया नगर से करौंदिया तक अगर रिवर फ्रंट बना दिया जाए और वहां से छोटी छोटी सड़कें चली आए तो जाम समाप्त हो जाएगा, ये पर्यटन भी बढ़ जाए। जी तो ये जाम का जाम भी समाप्त हो जाए और पर्यटन भी बढ़ जाए। एक सवाल मैं कुछ पीछे से सवाल लेंगे, उसके बाद आ रहा हूँ। जी आप बताइए क्या सवाल है। देखिए, हम गठबंधन के प्रत्याशी से पूछना चाहेंगे कि ये पहली बात तो दलित और बैकवर्ड विरोधी हैं, पूर्ण रूप से विरोधी है। 34 वर्षों तक इन्होंने संसद में अंबेडकर जी की प्रतिमा नहीं लगने दी, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, जबकि जीते जी स्वयं भारत रत्न ले लेंगे। पूर्ण रूप से दलित विरोधी। बैकवर्ड को इन्होंने मान्यता प्रदान नहीं की, जो भी संवैधानिक रूप से भाजपा सरकार ने की। तो ये दलित विरोधी चेहरा और बैकवर्ड विरोधी चेहरा और राष्ट्र विरोधी तो पहले से ही है, क्योंकि इन्होंने उसको टिकट दिया है जो कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। एक जवाब मैं भाई साहब को देता हूं, जो जल की मुद्दा इन्होंने उठाया। अभी रामलीला मैदान में चले जाइए, 12,000 फीट गहरे बोरिंग की अभी आज उसका उद्घाटन भी नहीं हुआ। 12,000 फुट गहरे नलकूप का अभी आज हुआ बोरिंग, और उनके घर के बगल में हो रहा है, उनको ये नहीं दिख रहा। बाकी वो जो गठबंधन वाले हैं, उनके एक नेता मणिशंकर अय्यर हैं, पागल दिमाग का साइको, वो बोल रहा है कि अगर पाकिस्तान के पास एटम बम जी अभी भाई साहब बोले घटते जल स्तर की बात अभी भाई साहब ने की। माँ मेनका जब से आई हैं, आप इन सब से पूछ सकते हैं, दिन रात वो एक कार्य में जुटी हुई हैं कि कैसे सुल्तानपुर का जल स्तर सही हो। दिन रात वो पेड़ लगवा रही हैं, मेन रोड पे चौड़ीकरण और पेड़, ये सभी को दिखाई दे रहा है कि जी मैम आप बताइए। देखिए, हमारे कहने का मतलब यही है, सीधा और साफ आंसर यही है, खिसियानी बिल्ली खम्बा नोचे, कि कोई विपक्षी दल के लिए जी खिसियानी है और खम्बा नोच रही है, उनको कुछ मिल नहीं रहा है। कानून व्यवस्था भ्रष्टाचार सुल्तानपुर की सबसे बड़ी अहम मुद्दा। आए दिन मर्डर हो रहे हैं, किसी को नहीं दिख रहा, घूसखोरी जम के बढ़ रही है। आप पता कर लीजिए, तहसील, दीवानी, कलेक्ट्रेट, तहसील कहीं भी चाहिए, बिना रिश्वत दिए कोई काम होता हो बताइए? विधायक सांसद कोई मुंह से बोलने तैयार नहीं। किसी नेता के इतनी भी कदर नहीं है कि वो कलेक्टर एसडीएम को फोन करके कोई काम कह दे। करप्शन पर आपका सवाल। ओके, मैं करप्शन वाला सवाल आपसे करूंगा, लेकिन उससे पहले उधर से कहा जा रहा है कि आज आप SC ST OBC की बात कर रहे हैं। बाबा साहब को भारत रत्न आपने दिया नहीं, कई वर्षों तक इंतजार करवाया। इसके अलावा वो कह रहे हैं कि दलितों को प्रमोशन में आरक्षण वो समाजवादी पार्टी की सरकार में खत्म कर दिया गया। इस मसले पर आपसे सवाल है, क्या जवाब देंगे? जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष ही जो है दलित जात से हो, उसके लिए ये प्रश्न मायने ही नहीं रखता है। जब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय खड़गे जी ही दलित हैं, भाजपा में कोई बता दे उनके यहाँ कोई संघ का बड़ा पदाधिकारी दलित हो, बैकवर्ड हो, या जो है भारतीय जनता पार्टी अपने किसी दलित प्रधानमंत्री चेहरे को घोषित कर दे, तो ये सब जो है कपोल कल्पित, ये सब खाली विषय को भरमाने की बातें हैं। ये महत्वपूर्ण लोकसभा चुनाव है, इस चुनाव में हमको ये सरकार को जवाब देना चाहिए कि बेरोजगारी, महंगाई, भ्रष्टाचार पे क्या किया। यही नगर पालिका का चेयरमैन इतना भ्रष्ट रहा, लोकायुक्त तक जो है उसको दोषी साबित किया गया। लेकिन जिस तरीके से सरकार ने संवैधानिक संस्थाओं को खत्म किया है, लोकायुक्त महोदय के आदेश के बाद भी आज दिन तक उसके खिलाफ। अमोल साहब, यही सारे मुद्दे, यही सारे सवाल मणिशंकर अय्यर साहब क्यों नहीं पूछ रहे हैं? वो ये बताने की कोशिश क्यों कर रहे हैं कि पाकिस्तान के पास एटम बम है? ये भी सवाल है उधर से। नहीं, पाकिस्तान के पास एटम बम है, भारत उससे पहले का जो है न्यूक्लियर संप्रभु देश है, उसमें कहीं कोई तो मणिशंकर अय्यर साहब, मणिशंकर अय्यर जी जो वो पूछ रहे हैं वो पूछे ना, वो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी क्या कह रहे हैं उसको नहीं पूछेंगे, वो आपके नेता नहीं है। मणिशंकर अय्यर जी आज की डेट में अभी हमारे किसी महत्वपूर्ण पद पे नहीं है। ये किनारे लगाइए ना उनको जी।
उधर से सवाल है कि आपने करप्शन फ्री भारत की बात कही थी, जीरो टॉलरेंस आपकी पॉलिसी है करप्शन पर। वो कह रहे आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ गया है कि जहां जाइए वहीं पर रिश्वत मांगी। देखिए, भ्रष्टाचार का जो मुद्दा था, आपने देखा कि 10 वर्ष के हमारे कार्यकाल में किसी भी मंत्रालय में सुनियोजित भ्रष्टाचार का एक भी प्रमाण आज तक कोई नहीं बता सकता है। ये भ्रष्टाचार है। दूसरा, अभी वहां पीछे से एक लोग कह रहे थे कि विभाग में घूस की बात कर रहे थे। देखिए, घूस को हम सुनियोजित भ्रष्टाचार इसलिए नहीं मान सकते क्योंकि न मैं घूस देने की बात करता हूं, न मैं घूस अगर प्रमाणित हो जाए कि फला अधिकारी घूस ले रहा है तो दंडित भी होगा। आज भ्रष्टाचार निवारण कानून और रिश्वत के खिलाफ हमारे तमाम से लोग पकड़े जा रहे हैं, तमाम अधिकारी प्रतिदिन पकड़े जा रहे हैं, एंटी करप्शन की टीम उसको पकड़ रही है। ये विषय भ्रष्टाचार सुनियोजित देश से कम हुआ है। यही कांग्रेस के ही प्रधानमंत्री थे स्वर्गीय राजीव गांधी, जिन्होंने स्वयं स्वीकार किया था कि मैं ऊपर से जब 100 पैसे भेजता हूं तो नीचे केवल 15 पैसे पहुंचता है। उनको ये मालूम था कि मेरे सरकार में भ्रष्टाचार की जड़ें कितनी गहरी हैं, लेकिन आज 2000 रुपए अगर किसान के खाते में आता है तो सीधे 2000 आता है। प्रधानमंत्री आवास के नाम पर जो राशि आती है वो सीधे पूरी की पूरी आती है। भ्रष्टाचार खत्म हुआ है या खत्म होने की कगार पे है। भ्रष्टाचार खत्म हुआ या खत्म होने की कगार पर है, और वो अगर ईडी और सीबीआई के जरिए कार्रवाई करते हैं तो आप कहते हैं कि दबाव बना रहे हैं। नहीं, देखिए, ईडी सीबीआई का गलत उपयोग हो ही रहा है, ये पूरा देश देख रहा है। रही बात इन लोगों की बातों को देख करके देख रहे होंगे, ये लोग सारे लोग नफरत की तरफ लोगों को मोड़ने का काम कर रहे हैं। देख लीजिए, वो उनकी बात कर रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं, लड़ने झगड़ने की बात कर रहे हैं। अगर सुल्तानपुर की सरजमीन पे हुए तो यहाँ पे मजरू सुल्तानपुरी का एक शेर मुझको याद आ रहा है कि हम अकेले ही चले थे जानिबे मंजिल, मगर लोग साथ आते गए और कारवां बनता गया। बहुजन समाज पार्टी विधानसभा चुनाव के बाद से बूथ स्तर पर जाकर के एक एक वोटर से मिल करके अपनी एक मजबूत कैडर की गणित बना करके और भाईचारे के तहत कुर्मी बिरादरी जो यहाँ पे बाहुलता है जिसकी अति पिछड़ी जातियों में, उनका एक वोट गणित मिला करके और सर्व समाज के लोगों के साथ भाईचारा बना करके इन दोनों लोगों की जमानत जब्त के करीब पहुंचाने का काम करने जा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि ये लोग नफरत की बात कर रहे हैं, आकाश आनंद साहब मोहब्बत की बात कर रहे थे। देखिए, आकाश आनंद जी की जो बात थी, वो जो गुस्सा था लोगों का, जो इनकी गारंटी, वही तो नफरत। नहीं, नफरत नहीं है, गुस्सा नफरत हो ही नहीं सकता। जो जनता का आक्रोश था वो शब्दों में बयां कर रहे थे। आपने किनारे क्यों लगा दिया उनको? नहीं, किनारे नहीं लगाया गया। अभी सुल्तानपुर में अम्बेडकर नगर मीटिंग करके गए, यहाँ के नौजवानों में उत्साह है। मैं आपको चर्चा में शामिल करूं, एक सेकंड में आ रहा हूं। करप्शन पर बात हो रही है, एक तरफ से दावे किए जा रहे हैं कि हम करप्शन फ्री कर रहे हैं, बहुत हद तक कामयाब हो गए हैं और आगे भी हमारा मिशन चलता रहेगा। सामने से सवाल आ रहा है कि आज जहां जाइए वहीं पर रिश्वत की मांग की जा रही है। ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है? इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि जो परंपरा बनती जा रही है करप्शन की, इसको नकारा नहीं जा सकता। लेकिन यहाँ पे हमें ये समझना होगा कि इसके लिए ह्यूमन कैरेक्टर जिम्मेदार है, समाज जिम्मेदार है, समाज का हर नागरिक जिम्मेदार है। हम अपने काम को शॉर्टकट कराने के लिए जल्दी से पैसा देके काम को निपटाना चाहते हैं। इसके लिए हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है कि ऐसी जगहों पे हम शिकायत करें। हम क्यों डरते हैं? हम शिकायत करें, अगर उसका निवारण का अधिनियम है तो हम शिकायत करें। बात शॉर्टकट की है नहीं, बात तो काम करवाने की है। काम होगा ही नहीं तो क्या करेंगे? काम निश्चित रूप से जो परंपरा बन गई है ना, भ्रष्टाचार परंपरा बन गई है, हमारा अधिकार बन गया। हर चेयर पे बैठा हुआ बाबू ये समझता बिना पैसा लिए में काम करना ही नहीं है, तो उस चीज को अब हमने आदत लगवा दी है। हमने आदत लगवा दी। जी बताइए सर। अभी माननीय गठबंधन के जो कैंडिडेट हैं, इनका नाम तो मुझे नहीं मालूम। अभी कुछ देर पहले इन्होंने इन्होंने अभी कुछ देर पहले कहा कि भाजपा का केवल एक टारगेट है कि 400 इसलिए चाहती है क्योंकि वो संविधान बदलना चाहती है, जबकि भाजपा के शीर्ष नेता जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं, उन्होंने स्वयं कहा है, पब्लिक में कहा है, और वो जो कहते हैं, ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है, वो करते हैं। उन्होंने कहा है कि अगर स्वयं अंबेडकर आ जाएंगे तो संविधान नहीं बदल पाएंगे। आप बताइए। जी, हम कहना चाहते हैं ये जो भाजपा सरकार है, ये शिक्षा के ऊपर बहुत बड़ी कलंक है, क्योंकि आज के जो नौजवान है पेपर फॉर्म निकालती है लेकिन कभी क्लियर नहीं करा पाती है। जब हुआ है, बच्चे परेशान होके जाते हैं पेपर सेंटर तक, वहाँ से बहुत आशा लगा के जाते हैं, लेकिन जब आते हैं बहुत निराश हो जाते हैं। यहाँ पेपर लीक हो जाए। जी, अभी भाई साहब पीछे बता रहे थे भ्रष्टाचार और बेरोजगारी और सुरक्षा जो है इसको देखते हुए हमें बहन जी का साथ। आप पेशेंस रखेंगे, मैं उधर भी आऊंगा। आप पेशेंस रखिए, समय बर्बाद करेंगे तो नहीं आ पाऊंगा। आप धैर्य रखिए, मेरा वादा है आपसे, मैं आऊंगा, आपकी शिकायत दूर करूंगा मैं। जी, ये इसको देखते हुए हमें माननीय बहन जी की सरकार और शासन और उनकी रोजगार व्यवस्था
याद आता है, और इसलिए हम लोग सुल्तानपुर के जो निवासी हैं वो उदराज वर्मा, उनके जो प्रत्याशी हैं, उनको हम लोग जिताना चाहिए। जी नेताजी, एक सेकंड धैर्य रखिए, मैं सबके पास आऊंगा। देरी से आया हूं, आप एक नहीं 2 सवाल करिए, पेशेंस रखिए। 3 सवाल नहीं, आप 4 सवाल करिए, लेकिन आरोप प्रत्यारोप में समय बर्बाद मत करिए। जी देखिए, पहला सवाल तो अभी बड़ी देर से लोग कह रहे थे कि मेनका जी ने शहर में सड़कों का जाल बिछाया। शहर में एंट्री के जो 2 माध्यम पुल हैं, एक गोलाघाट पुल, एक टांटिया नगर पुल। टांटिया नगर 5 महीने में 6 बार टूटता है और 6 बार बनता है। और एक मिनट, जब गुणवत्ता पर आपका सवाल। जब टूटता है, अरे मैंने आपके सवाल को शॉर्ट कर दिया। गुणवत्ता पे जब शहर से गाड़ियां गुजरती हैं तो इनकी सड़कें, इनकी बनाई हुई सड़कें धंस जाती हैं। दूसरी चीज, अभी एक हमारे भाई ने कहा कि राम मंदिर से हमको नाराजगी है। असली हिंदू विरोधी तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, जिसके शासन में गाय, ब्राह्मण और महिलाओं का अपमान हो, सबसे बड़ा सनातन विरोधी वही है। और भारतीय जनता पार्टी के महिला के 3,000 प्लस वीडियो वायरल हो रहे हैं, ब्राह्मणों की रोज हत्याएं हो रही हैं, और गाय काटने वाले कंपनी से 250 करोड़ चंदा लेते, सबसे बड़े सनातन विरोधी भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। और तीसरी बात यह है कि इस 10 साल में इतना भय व्याप्त हो गया है समाज में, और उसका उदाहरण है आज यहाँ मीडिया डिबेट कर रही है। पुलिस की एक बटालियन बुलाना पड़ रहा है मीडिया की डिबेट में। 10 साल पहले भी मीडिया का डिबेट होता था, पुलिस का एक जवान यहाँ नहीं दिखाई देता था, जिसका उदाहरण है कि आप लोग डिबेट करते हो। डर आप में भी व्याप्त है, यहाँ की जनता में भी व्याप्त है कि डर के मारा पुलिस की बटालियन आप लोगों को बुलाती है। चौथा सवाल यह है कि ये जीतने के बाद जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री, मैं तो कहता हूं, हमने किताबों में पढ़ा था कि राजा कभी झूठ नहीं बोलता है, लेकिन ये देश का प्रधानमंत्री राजा ही होता है, ये झूठ ही झूठ बोलता है देश का प्रधानमंत्री हमारा। इसको प्रधानमंत्री कहना शायद अपमान होगा, प्रचार मंत्री है। आपके 3 सवालों का जवाब मैं उधर से लूंगा। एक जो आपने कहा था कि पुलिस इसलिए बुलानी पड़ी है क्योंकि आपको यहाँ पर डिबेट में भय व्याप्त नहीं, हम डरने वाले नहीं है ना, हमें कोई देखिए, आपने सवाल किया, आप एक सेकंड चिल्लाना है। आपने सवाल किया, मैंने पेशेंस से सुना ना, मैं जवाब दे रहा हूँ। व्यवस्था बनी रहे, पुलिस इसलिए बुलाई है, ठीक है। 3 सवालों का जवाब उधर से, व्यवस्था और बेहतर हो जाए इसलिए बुला लिया, आपको दिक्कत तो नहीं है। अब मैं 3 सवालों का जवाब उधर से ले लूं। जी साहब, एक सेकंड, आप सुनिएगा, पेशेंस से जवाब। जी, उनके सवाल आपने सुने। पहला सवाल उनका कि डिबेट में पुलिस क्यों बुलानी पड़ी, नहीं, उसका जवाब मैंने दे दिया। आपने दे दिया। चलिए, दूसरा ध्यान में नहीं आ रहा है क्या? वो कह रहे हैं कि पीएम साहब झूठ बोल रहे हैं। दूसरा सवाल आपका क्या था भाई साहब? इतने सवाल आपने एक साथ पूछ लिए कि दिमाग से निकल गया। लॉ एंड ऑर्डर भी भय व्याप्त, उसका जवाब तो मैंने दे दिया। हाँ, आप राम की बात कर रहे हैं। जी हाँ, ठीक है, सुन लीजिए। जी, तेज प्रताप जी, आप वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं, बैठे, मैं आपका जवाब दे रहा हूं। देखिए, जहां तक भगवान राम की बात है, भगवान राम इस देश की आत्मा है, इस देश की आस्था है, और यहां रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति, 140 करोड़ की मैं भारतीय की बात करता हूं, उन सबके आस्था के प्रतीक भगवान राम हैं। लेकिन मैं ऐसे लोगों से घृणा करता हूं जो चुनावी माहौल में दर्शन करने की बात करते हैं, चुनावी पंडित बनते हैं, चुनावी हिंदू बनते हैं, और भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण का, भगवान राम के मंदिर के लोकार्पण का न्योता ठुकराते हैं। हम ऐसे लोगों का सम्मान करते हैं जो भगवान राम को मानते हैं, हम ऐसे लोगों को कतई नहीं बर्दाश्त करते हैं जो कार सेवकों पर गोली चलवाते हैं। मजरूर सुल्तानपुरी साहब की जमीन है, शालीनता से बात रखी जा सकती है, तो फिर हल्ला मचाने की जरूरत क्या है? राम से दिक्कत और परेशानी क्या है? वो कह रहे हैं कि चुनावी बेला में जो कोई राम नाम का जाप करे वो दरअसल असली सनातनी नहीं है। सही बात तो है कि हमारे यहाँ परंपरा है कि अंतिम समय में राम नाम का जाप होता है, जो आप कर रहे हैं। सरकार जाने वाली है, उसमें कहीं कोई दो। रही बात ये राम के नाम पे हमेशा धर्म की राजनीति, देखिए तुलसी बाबा ने बहुत पहले ही हमारी रामचरितमानस में लिख दिया था कि बेचे ही वेद धर्म दुहिले ही। इन लोगों का एक काम है कि ये धर्म को दूह रहे हैं, धर्म के नाम पे। जैसे आप छिपकली देखिए दीवार पे, वो कीड़े मकोड़े खाती है, फिर जाके किसी भगवान या महापुरुष की फोटो के पीछे छिप जाती है। ये अपने 10 साल के काम बताएं ना। इनका महंगाई का मुद्दा कहाँ गया? जिस समय वो डायलॉग बोला जाता था कि डॉलर की कीमत गिरती है तो देश के प्रधानमंत्री की गरिमा गिरती है,
मैं चैलेंज कर रहा हूं भारतीय जनता पार्टी के नेता से कि वो बता दें कि डॉलर की कीमत आज क्या है और 2014 में क्या थी। स्विस बैंक का रुपया जो 1.5 गुना बढ़ गया, ये कैसे दरोगा, कैसे चौकीदार हैं? हमारे कोतवाल साहब खड़े हैं, अभी कोई दुर्घटना हो जाए सबसे पहले इनको सस्पेंड कर देंगे। क्यों? क्योंकि जिम्मेदारी लॉ एंड ऑर्डर की इनकी है। इन्हीं के सामने प्रधानमंत्री सबसे बड़े चौकीदार हैं और इनके तो घर घर में चौकीदार जिस तरह बनाया है मोदी का परिवार चौकीदार, तो वो चौकीदार कहाँ गए कि मोदी जी को कहना पड़ रहा है कि अंबानी अडानी टेम्पो में भर के रुपया भेज रहे हैं। अच्छा, मेरा अपने कांग्रेस के मित्र से एक सवाल है। इस चुनाव, जब से चुनाव चल रहा है, इस बीच में कितने बार राहुल गांधी ने अडानी और अंबानी को भ्रष्टाचारी या चोर या मक्कार कहा? एक भी बार नहीं कहा। सवाल ही करते रहेंगे, जवाब भी देंगे। हाँ जी। दूसरा, इनको जो है सच्चाई से कोई लेना देना नहीं है। मोदी जी की ऐसी सैकड़ों योजनाएं जो इस देश को मजबूत कर रही हैं, विकसित भारत बनने के दिशा में अग्रसर हैं। कांग्रेस के लोग फर्जी और झूठी बातें करते हैं। ओके, मैं आ रहा हूँ, मैं एक सेकंड। देखिए, जितने विपक्ष के लोग हैं, इनको आज ही के दिन मौका मिला है 5 साल में अपनी भड़ास निकालने का। बाकी इनको मौका मिलता नहीं, क्योंकि इनके नेता सब नकारा हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता कह रहे हैं कि गरीबी और बेरोजगारी, इंदिरा गांधी के जमाने से गरीबी बेरोजगारी चल रही, आज तक खत्म नहीं कर पाए ये, और गरीबी बेरोजगारी चिल्ला रहे हैं। तीसरा सवाल मेरा ये है कि ये कहते हैं कि भाजपा आएगी तो आरक्षण खत्म कर देगी। लालू यादव बैकवर्ड, अखिलेश यादव बैकवर्ड, हमारा प्रधानमंत्री भी बैकवर्ड। अगर ये दोनों आरक्षण नहीं खत्म कर देंगे तो प्रधानमंत्री आरक्षण कैसे खत्म कर देंगे? हमारे कांग्रेसी भाई साहब को पुलिस वाले खाकी वर्दी देख के डर लग रहा है। ये 70 साल अराजकता पैदा किए हैं। हमारे मुलायम सिंह यादव रहते थे, उनके गुंडे मांगते थे गुंडा टैक्स, घरों में बहन बेटियों को बलात्कार करते थे। लेकिन योगी जी की सरकार है, अगर कोई बलात्कारी, कोई गुंडा हमारी बहन बेटियों के सामने आग दिखाएगा तो अगले चौराहे पे राम नाम सबकी यात्रा जाएगा। देखिए, कौन पार्टी कौन नेता, देखी सबकी ईमानदारी है। उन बच्चों से पूछो जिनकी 5-5 साल की तैयारी है। ना तो मैं भाजपा का हूँ, मैं किसी पार्टी का नहीं हूँ। और सपा की सरकार आती है तो गुंडागर्दी होती है। भाजपा की सरकार कार्य बहुत अच्छा कर रही है, बस शिक्षा रोजगार से भटक रही है। और बस जो है शिक्षा रोजगार पे ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या नाम आपका? मेरा नाम सत्यम है। सत्यम ने पूरे निष्पक्ष भाव से अपनी बात रखी। एक बार जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए जी। पहले एक बारी से मैं आ रहा हूं, एक सेकंड। अरे नेताजी, मैं सबके पास आऊंगा, थोड़ा धैर्य रखिए। उधर से सवाल यह है कि आज जो लोग पुलिस की बात कर रहे हैं, पुलिस की मौजूदगी की बात कर रहे हैं, उनकी दिक्कत परेशानी ये है कि यहाँ पर जो अराजकता का माहौल था वो खत्म हो गया, गुंडाराज खत्म हो गया, इस वजह से परेशान। अब मैं कहना नहीं चाहता हूं, अभी यहीं एक डॉक्टर घनश्याम तिवारी की दिन दहाड़े हत्या हुई है। ड्रिल मशीन लगा के, जैसा पेपर आपकी ही मीडिया ने बताया, ड्रिल मशीन लगा के मारा गया। फिर उसके बाद अभी एक विजय नारायण सिंह जी की हत्या यही मेन चौराहे पे दरियापुर पे होती है। लॉ एंड ऑर्डर की बात ना करें, बात करें जो मूल मुद्दे हैं। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर को अब ये जितने भी लॉ एंड ऑर्डर भी तो मूल मुद्दा है नहीं, मुद्दा है लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति। अभी एक भैया ने बताया कि क्या है। आप फ्रंट पेज छोड़ दीजिए अखबारों का और थर्ड पेज से शुरू कीजिए, पढ़िए जो प्रादेशिक रहते हैं। पेपर लीक पर सवाल है कि 5-5 साल तक तैयारी करते हैं युवा और पेपर लीक हो जाता है। पेपर लीक होता है, ये बहुत ही गलत है, नहीं होना चाहिए। लेकिन आप ये देखें कि भाजपा की सरकार में पेपर लीक होता है, तुरंत पेपर लीक करने वाला पकड़ा जाता है और उसके ऊपर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज होता है। ये बड़ी बात है। सपा और बसपा की सरकार में ऐसा कभी नहीं होता था, पेपर लीक हो जाता था और उसको लीक पोत के बराबर कर देते थे। बताइए क्या कह रहे थे आप? अभी भाई साहब कर रहे थे कि श्री राम आस्था के बिंदु हैं। अल्लामा इकबाल का शेर मुझको याद आया कि है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, है राम के वजूद पे हिंदुस्तान को नाज, अहले नजर समझते हैं उसको इमाम हिंद। तो रामचंद्र जी में सबकी आस्था है, उनको चुनावी मुद्दा नहीं बनाना चाहिए, इस पे शर्म करनी चाहिए। और खास तौर से ऐसी पार्टी को तो कतई शर्म करनी चाहिए कि जिन्होंने जम्मू कश्मीर में देश को तोड़ने वाली जो पार्टी है, जो देश के साथ नहीं खड़ी है, जो अलगाववादियों के साथ खड़ी है। आप मायावती एक सवाल मत नहीं, आपने राम वाली बात कही ना। मायावती जी जाके दर्शन कराती। सवाल मेरी बात सुन लीजिए ना। मैंने कह दिया ना
क्या आस्था का बात है, जिसकी आस्था है वो दर्शन करेगा। नहीं है नहीं, मायावती जी की मैं कह रहा हूँ जिनको आस्था हो जाएगा। उनकी नहीं है, वही तो पूछ रहा हूँ मैं आपसे। भाई वो जाएंगी, नहीं गई ना, तभी तो हम मैं कह आपसे रहे हैं उनको जाना होगा, जाएंगी। अभी नहीं आगे यहाँ राजनीति में देखिए आप घुमा रहे हैं। मैंने कहा जम्मू कश्मीर, सीधा सीधा चल लीजिए। भारतीय जनता पार्टी को शर्म उस पर करनी चाहिए, इनको शर्माना चाहिए। इन्होंने अलगाववादी पार्टी जो जम्मू कश्मीर में देश के साथ नहीं खड़ी होना चाहती है, जो अलगाववादियों के साथ खड़ी है, ऐसी पार्टी के साथ इन्होंने सरकार बनाई। तब भी हमने माफ किया इनको, हमने कहा कि चलिए इनको सरकार। सर क्लोजिंग कमेंट, समय का अभाव है, क्लोजिंग कमेंट। सुल्तानपुर की पब्लिक का मूड क्या है? देखिए, सुल्तानपुर की जो जातीय वोटों की गणित है वो तो गठबंधन के पक्ष में है, लेकिन मेनका गांधी जो सांसद हैं वो भाजपा की उतनी कैंडिडेट नहीं जितनी यहाँ की जनता की। यहाँ की जनता ने चुना है। पिछले 5 साल में सुल्तानपुर में उन्होंने घर घर जाके हर महीने आकर के जो। ठीक है नेताजी, आपकी नाराजगी स्वाभाविक है, समय की सीमा है, हमें शो को एक सेकंड आप मेरी बात सुनिएगा। पहली बात तो हम बहस कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ शो का एक समय है, वो समाप्त करना होगा। ये आप देख रहे हैं, इसमें कमांड आ रही है कि शो को समाप्त करना होगा। नेताजी, हम आपके बीच में आए, हमने आपकी बात सुनी, ठीक है। आज सुल्तानपुर में फिलहाल इतना ही, डिबेट को हमें समाप्त करना होगा। कल आपसे मुलाकात होगी जौनपुर में, आइएगा, अपने सवाल रखिएगा और जवाब दीजिएगा। नमस्कार।